नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर चंडीगढ़ से, जहां पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने और अग्निवीर योजना के खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। साथ ही कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के लगातार ये मामला गरमाता चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। इसी के साथ राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आपका रुख करूंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर के जो मामला है वो लगातार गरमाता चला जा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, अगर हम बात जिसके एवज में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बाकायदा जो है बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग के बाद लगभग जो है आधे घंटे तक जो है उनका और पुलिस के बीच में जो है वो किसी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें ईडी द्वारा जो ज्ञापन सौंपना था उसको लेकर राजभवन से जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह जो है वो वहां पर पहुंचे और उनको जो है प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि जिस तरीके से ईडी द्वारा जो है उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जो है वो जबरन परेशान किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर जो है वो हंगामा मचा हुआ है, तो उन्होंने ज्ञापन में ये भी बताया कि उन्होंने अग्निपथ योजना को जो है वो तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि किसी भी तरीके की जो घटनाएं जो है वो बरत रही है उन घटनाओं पर अंकुश लग सके। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ईडी से और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के लगातार यहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आगे क्या कुछ रुख हो सकता है? देखिए, जिस दिन पूरे देश के अंदर ज्ञापन सौंपे गए थे जी, उस दिन हमारे हरियाणा के नेता दिल्ली में फंसे हुए थे जी। भूपेंद्र हुड्डा का आवास को पूरा घेर लिया गया था। दिल्ली से बाहर जब हमारे अध्यक्ष थे वो रहते हैं पलवल में, दिल्ली होकर ही तो जाएंगे चंडीगढ़, जाने नहीं दे रहे थे, चारों तरफ रास्ते जाम थे। तो जब आज स्थिति ठीक हुई तो आज हमने हरियाणा के अंदर आज ज्ञापन देने का फैसला कर लिया। उस दिन हमारी चंडीगढ़ यूनिट और पंजाब यूनिट ने दिया था। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपी जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद।
वंदना जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, ऐसे में जो कांग्रेसी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक फंसाने की बात है, ये 2012 का केस है जी, और ये सीधा कोर्ट से केस आया था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। ईडी जो है स्वतंत्र अपने आप में संस्था है और उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है और यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। और जब आप सही हैं तो उसके बाद पूछताछ करने से क्या डर, वो समझ नहीं आता। 3 दिन तक जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने बंधक बनाए रखा, लास्ट वाले डेज में तो इन्होंने टायर जलाए और जिस तरह की इन्होंने पुलिस पर अटैक किया, ये सब जो चीजें हो रही थी, ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आप सही हैं तो आप कॉपरेट क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ अपने प्रश्नों का जवाब ही तो देना है। मुझे याद है जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको लगातार 2 दिन तक रोस्ट किया, ग्रिल किया गया था और उन्होंने ये कहा कि बार बार ये कहा कि जल्दी से जल्दी आप जितना लगातार पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, बीच में ब्रेक मत दीजिए। तो यहाँ पर तो राहुल गांधी को बार बार बाहर आना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि मैं आगे क्या बोलूं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही है कि ये बार बार अपने जो प्रश्न है प्रश्न के उत्तर बदल रहे हैं, उसमें समय लग रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर कोर्ट या ईडी जो कि स्वतंत्र है, अगर वो कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। आज इनको याद आ रहा है, अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहे थे कि दिल्ली पलवल से जाते हैं। दिल्ली पलवल से कब से जाने लगे? दिल्ली से चंडीगढ़ आप पलवल कहाँ से जाओगे? पलवल तो आता ही नहीं रास्ते में। दिल्ली से क्या कहा है मैडम, जरा आप सुन तो लीजिए क्या कहा है इनको मैडम को जरा। मैंने कहा पलवल में हमारे अध्यक्ष रहते हैं, वो दिल्ली होकर जाना पड़ता है चंडीगढ़, ये कहा है। कहा क्या है? 3 दिन से तो दिल्ली में ही थे। यही तो हम कह रहे हैं, दिल्ली में थे, यही मैंने बताया है, यही मैंने बताया था दिल्ली में है। मैंने कौन सा कल, तो मैंने भी यही कहा दिल्ली में थे, इसलिए उस दिन वेद प्रकाश जी आसान सा सवाल, वेद प्रकाश जी आसान सा सवाल, जब सही है तो विरोध किस चीज का और डर किस बात का? जवाब देने में क्या जा रहा है? जवाब दे रहे हैं, कौन डर रहा है? छाती ठोक कर जवाब दे रहे हैं। 3 दिन दिया, 20 को फिर जाएंगे। छाती ठोक कर जा रहे हैं, छाती ठोक कर जाएंगे। पर भाजपा के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन है। जिस अधिकारी ने ये जांच शुरू की थी उसको इन्होंने एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया। अगर ये इतने ही सच्चे सुच्चे हैं, झूठे मुक्त में नहीं बनवा रहे, तो उस अधिकारी को एमएलए की टिकट क्यों दी थी? क्यों VRS दिलवाया था राजशेखर को? ये और जहां तक ईडी का मैंडेट ही नहीं है, ईडी का मैंडेट ही नहीं है सीधी जांच करने का। ठीक है, ईडी बगैर FIR के जांच ही नहीं कर सकता। ईडी को कोई भी जांच शुरू करने से पहले FIR देखनी पड़ती है, क्या पुलिस थाने में हो या CBI में हो। देश में कहीं वंदना जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आगे कर लेते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 100 साल की हो गई हैं। हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में रायसण गांव में पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। बताया जा रहा है कि मोदी परिवार ने हीराबेन के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया है। वहीं हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी गुजरात के गांधीनगर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने मार्च में अपनी मां से मिलने गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां का किस तरीके से जन्मदिन मनाने पहुंचे, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनके पैर भी उन्होंने यहाँ पर धुले हैं, आशीर्वाद उनसे लिया है। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और आज का जो दिन है वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज उनकी मां 100 साल की हो चुकी हैं और ऐसे में वो अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और बहुत ही अच्छी तस्वीरें ये देखने को मिली हैं। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ये फोटोज को पोस्ट किया है।
देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,000 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में बीते दिनों में कोरोना के 689 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं आपको बताते चले राहत की खबर यह है कि अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिसके चलते जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 98.69% पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। जो यहाँ आपको बताते चले, अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकते हैं। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर जो आगजनी कर रहे हैं, इस तरीके से जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सेना में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर के कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, हालात पर नजर लगातार बनाकर रखी जा रही है। भिवानी में चुनाव पिछवाड़ खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने का संदेश यहां पर दिया गया है। इस दौरान जिले के डीसी RS ढिल्लो ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। 48 अति संवेदनशील बूथ हैं, जिनमें CCTV कैमरे की निगरानी में मतदान करवाया जाएगा। वहीं SP अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि हर केंद्र पर 2 पुलिसकर्मियों के अलावा एंट्री गेट पर 3 पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही 24 पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई हैं। जैसे निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सुरक्षा के प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं, उन सबको फॉलो किया गया है। इसके अलावा हर बूथ पे 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर लोकेशन पे, हर गेट पे 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव जो लोकेशंस है, उन पे 6 लोगों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 10 हमारे परमानेंट नाके लगे हुए हैं, 24 पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हुई है। इनके अलावा 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर, 3 DSP रैंक के अधिकारी हैं, अपने साथ में एक असिस्टेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर के साथ पूरे टाइम फील्ड में रहेंगे। इसके अलावा रिजर्व फोर्स की भी हमने ड्यूटी लगाई है और साथ में SHO जो है हमारे लोकल, वो भी तुरंत
पूरे समय मोबाइल रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से चुनाव में कोई बाधा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। आखिर में लिकर इत्यादि जो है पैसे के वितरण की जानकारियां खबरें भी आती हैं सर, उसके लिए पुलिस ने क्या तैयारी की है सर? खुफिया तंत्र को क्या इस बारे में मुस्तैद किया गया है और दूसरी तरह की कवायदों की बात? हाँ नहीं, बिल्कुल हमारा खुफिया तंत्र भी पूरा एक्टिव है, इसे हमें लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी स्थान पे यदि हमारे पास कोई भी सूचना आती है उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि एक तो वो कई जो पहले वोटर हैं इस बार जो पहली बार वोट कर रहे हैं कि जो वो वोट करें, अपने हक का अधिकार जो उनका है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका अच्छी तरह पालन करें और देख के जो उनको उचित रखे उस प्रकार से वो वोट डालें और सभी को वोट डालना चाहिए। और जो भी हमारे पास चाहे वो डिसेबल्ड है या किसी की उस हिसाब से हमारी वहाँ पर हमने व्हील चेयर्स भी मुहैया कराई हैं कि जो भी जिसका भी वोट है, जो भी वोटर है वो वो आए, वोट डाले और एक अच्छी चुनी हुई सरकार हमें मिले ताकि हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ के काम हो, सुचारू काम हो। और मैं यही कहना है मेरा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं, इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चरखी दादरी जिले के विद्यार्थी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित मैट्रिक कक्षा के परिणाम में सफलता का इतिहास रचने का काम किया। आपको बताते चले, चरखी दादरी जिले के गांव चांदवास का छात्रा सुनैना 497 अंक पाकर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सुनैना की इस उपलब्धि पर गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि सुनैना के सराहनीय प्रदर्शन से ग्रामीण परिवेश के और बच्चों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं छात्रा सुनैना ने बताया कि मेहनत और परिश्रम के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड का 10वीं का परिणाम 73.18% रहा। इन परिणाम में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26% रहा। तो आपको बताते चले, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी। 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीशा ने 499 अंक लेकर के पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, जींद के उछवाना मंडी की खुशी और कैथल के शिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के मंडला की रीना, हिसार के मदनहेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की हिमांशी और भिवानी जिले के गांव मढ़ाना की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान पाया है। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग करी। वहीं थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। ये छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियां ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियां रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ से? नहीं, ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला। यहाँ पे शांति रहेंगे। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने गोविंद कॉलोनी में 9 जून को धमकी भरा पत्र देकर के फिरौती की मांग करी थी। वहीं CIA 1 में
पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस वार्ता करके मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके नौकर जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुष्पेंद्र की एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 सालों से नुकसान में चल रही है। लगभग 70 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। एक बार बाकी करवा दे थोड़ी ही बाकी। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इस संबंध में है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने सीआईए की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्होंने सीआईए की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर कौन आरोपी था, कहां से पकड़ा? इसमें अभी जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम। गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी किया करते थे। वहीं सीपी क्राइम ने बताया कि साइबर थाना में शिकायत मिली थी कि पालम विहार में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी करी गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 की कैश भी बरामद की गई है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे एसीपी साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंदर एसएचओ साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे ठगते थे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां किन्नर समाज से बच्चे छीनने पर समाज सेवी प्राशीष कंवर ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई को गैर कानूनी बताया, बल्कि हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेज दिया। इस संदर्भ में उन्होंने नालसा बनाम भारतीय संघ 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले और ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 का हवाला दिया और बताया कि माता पिता ने अपनी मर्जी से किन्नर समाज को दिए गए बच्चे को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी किन्नर समाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भी यूपीएससी की परीक्षा में थर्ड जेंडर अपने कलम के जरिए अपना फॉर्म भर सकता है। हरियाणा सरकार को, जिसके तहत जो बच्चे जबरन जो है ट्रांसजेंडर से, मंगलमुखी समाज से छीन कर लेके जाए जा रहे हैं और ये कहकर कि ये इलीगल है, उसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उनके द्वारा गोद लिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज द्वारा लिए गए बच्चे को इलीगल घोषित करता हो। हालांकि उनके पास एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सेल्फ परसीव्ड जेंडर डिटर्मिनेशन का राइट है।
बादली से होकर गुजरने वाली एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है। इसी क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया, साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी दी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए कि जो भी नहर पर नहाता पाया गया उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्होंने जिले की नहरों पर नहाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लगाई है। वहीं सभी ब्लॉक लेवल और जिले की छोटी बड़ी नहर में नहाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में बाड़सा से लेके बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीसी साहब द्वारा सेक्शन 144 लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है और इस बारे में पुलिस विभाग से भी बात की गई है और एसएचओ साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनी रूप से तो हम सख्ताई करके इसको एनफोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रियाएं ना करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।